11वें सत्र में हैं और इससे पहले आप लोग सिनेमा और मारवाड़ी के बारे में हमने बहुत अच्छी बातें हुई हैं, हमें बहुत कुछ जानने को मिला और कई कमिटमेंट्स भी हुए हैं। अब बात करते हैं यात्रा की। यात्रा हमारे जीवन में हम सबने यात्राएं की हैं और कुछ यात्राएं ऐसी हैं जो माइलस्टोन बनाती हैं। मैं चाहूँगा एक बार सब सेटल्ड हो जाएं, फिर हम इसको शुरू करते हैं। कॉपी क्या वो तो दूसरा तो फॉर्मेट फाड़ दिया पर गया था। संख्या बल कम है, लेकिन उमेश भाई जितने भी लोग हैं वो एक्सपर्टीज़ हैं पहला सेशन और वो एक्सपर्टीज़ जो है वो बहुत काफ़ी है, कम तो फोटो वीडियो है प्रतीक सर शुरू करें प्लीज़। तलवार सर। ना जाने कितने ही किरदार जी रहा हूँ मैं, ना जाने कितने ही किरदार जी रहा हूँ मैं, फ़कत अपना अक्स ढूंढने के खातिर, फ़कत अपना अक्स ढूंढने के खातिर कर रहा हूँ जिस्म से रूह तक का सफ़र, कर रहा हूँ जिस्म से रूह तक का सफ़र, खुद में खुद को ढूंढने की खातिर, खुद में खुद को ढूंढने की खातिर। तो इस सफ़र में हम पहले पड़ाव पर चलते हैं। मैं बुलाना चाहूँगा उमेश गोगना साहब को। आप सोनी इंडिया के मेंटर हैं, अल्फ़ा सोनी इंडिया के मेंटर हैं और अब तक 100 से ज़्यादा आपने वर्कशॉप किए हैं और एक ऐसा सफ़र जो आज बुलंदियों तक पहुंचा है। लेकिन मैं रुका नहीं, एक सफ़र मुझ में करता है सफ़र, मंजिलों पर भी मैं रुकता नहीं। बहुत बहुत स्वागत आपका, बैठे सर। अब मैं बुलाना चाहूँगा पूजा यादव जी को, एक सोलो बाइक राइडर। नारी तो नारायणी है और इस नारायणी ने 50,000 किलोमीटर अकेले बाइक चलाकर धूप छाया सर्दी गर्मी में ये पहुंची हैं और आज हमारे साथ जयपुर में हैं। मैं स्वागत करूंगा पूजा यादव जी का, प्लीज पधारें। उमेश भाई मैं आपसे शुरू करूंगा कि एक स्वर्णकार परिवार में आपने जन्म लिया, ट्रेडिशनल काम को छोड़ते हुए अचानक ऐसा क्या सूझा कि एक तीसरी आंख मैंने हाथ में ली और उस दौरान उस ज़माने में एक कैमरा, इतना महंगा कैमरा और सफ़र शुरू, संसाधन कम, क्या जुनून था, क्या जज्बा था जो आज उमेश गोगना को दी उमेश गोगना बनाता है और सोनी इंडिया का मेंटर बनाता है? सबसे पहले थैंक यू अनुराग जो आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया। एंड ये सब जो हम अपनी जर्नी शेयर करते हैं ये सब हो जाने के बाद करते हैं, है ना? ये जर्नी चल रही है, इसीलिए मैंने बोला कि मंजिलों पर भी रुकता नहीं मेरा सफ़र। और मेरा ये मानना है कि मैं तो हर पल जीने वाला आदमी हूँ और डेली जो भी लाइफ में होता है वो एक मेमोरी के रूप में रह जाए, ज़िंदगी को इसी तरीके से जीने की कोशिश करते हैं। तरीका यही है जीने का। तो उस वक्त भी जब मैं एक ज्वेलर था, जब मैंने अपने फादर के साथ अपना ज्वेलरी बिजनेस शुरू किया था 1988 में, तब भी मेरे को ऐसा लगता था कि ये जो प्रोफेशन है ज्वेलरी का, ये मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा पेरेंटल बिजनेस है। एंड चलता रहा, लेकिन उसी दौरान मेरे को काफ़ी सारी जगह इंडिया में ट्रैवल करने का मौका मिलता था, चाहे वो बॉम्बे हो चाहे हैदराबाद हो, सभी जगह जाता था मैं, बहुत सारी जगह जाता था। तो एक अंदर ट्रैवलर था, वो धीरे धीरे जाग रहा था। मतलब आप ये मान सकते कि स्लो प्रोसेस में वो ट्रैवलर जिंदा होने लगा। एंड तब मेरे को ये एहसास हुआ कि अगर मैं ज्वेलर रहा तो इन्हीं सब महानगरों में ट्रैवल करता रहूँगा। जो नेचर से जो मेरा जुड़ाव था बचपन से ही मैं नेचर के बहुत मतलब करीब महसूस करता था अपने आप को। इकोनॉमिकल सर्कल में ही घूमते रहे। बिल्कुल, चाहे मैं विलेजेस में जाता था तब मैं, अब एक्चुअली में मैं विलेजेस में अपने आप को ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करता था बिकॉज ऑफ नेचर। जैसे ट्रीज हो गए, सैंड हो गई, ये सब चीज़ें मेरे को बहुत पसंद थी। जो कॉन्क्रीट जंगल्स था वो मेरे को पसंद नहीं आता था। तो फाइनली उस वक्त एक ऐसा दौर आया कि मेरे को एक कस्टमर की ज्वेलरी को डिलीवर करने के लिए डलहौजी जाना पड़ा। बस वो शायद एक मेरी लाइफ का गेम चेंजिंग पॉइंट बना, क्योंकि वो जो माउंटेन, जब पहली बार जब मैं माउंटेन्स में गया, पटनीटॉप गया था फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम डलहौजी गया, वो दोनों ही जो ट्रैवल थे मेरे वो 94 के थे जी। 94 में बस तब मैं लगा कि अब कुछ ना कुछ तो इसके बारे में करना पड़ेगा, लेकिन कुछ रास्ता नहीं नज़र आ रहा था। इसी मौके पे जब मैं पीएचडी कर रहा था एंशिएंट इंडियन ऑर्नामेंट्स पे, तो मेरे गाइड ने मेरे को बोला कि कैमरा खरीदो, आपको एज ए स्कॉलर खुद को फोटोग्राफी करनी पड़ेगी म्यूजियम वगैरह में जाके, एंड आपकी खुद की ज्वेलरी की पिक्चर्स भी मेरे को करनी होती थी। तो 95 में मैंने कैमरा परचेज किया। अच्छा।
बस वो जब कैमरा हाथ में आया तब मेरे को समझ में आया कि आई थिंक ये टूल है जो मेरे को ट्रैवल के अंदर सपोर्ट करेगा। तो वो 3 साल 95, 96, 97 ये मेरी लर्निंग प्रोसेस में निकले फोटोग्राफी में। मैं पढ़ता था, इम्प्लीमेंट करता था, सीखता था। 98 से मैंने लग गया कि और कोई तरीका नहीं है ट्रैवल करने का, तो मैंने अपना वो प्रोफेशन क्विट किया एंड फुल टाइम प्रोफेशन मैंने अपनी फोटोग्राफी को बना लिया। फोटोग्राफी में मैं ट्रैवलिंग मेरा मेन बिजनेस नहीं था, मेरा मेन ब्रेड एंड बटर प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज, ये कमर्शियल फोटोग्राफी था, उससे मैं अर्न करता था। एंड फिर मैं एज ए स्टॉक फोटोग्राफर मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करने लगा एंड देन पूरे ऑल ओवर राजस्थान, हिमाचल, लद्दाख यहाँ पे मैं ट्रैवल करने लगा। तो ये गेम चेंजिंग था। एक सवाल और यहाँ आता है कि 100 से ज़्यादा वर्कशॉप, 100 नहीं, मैं 250 से ज़्यादा, यहाँ गलत आंकड़ा है, 250 से ज़्यादा वर्कशॉप आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया की है। तो बहुत से नए चितेरे यहाँ हैं मेरे साथ और बहुत से लोग लाइव देख रहे हैं और कल के सेशन को जब ये मीडिया में देखेंगे तो वो ज़रूर इस चीज़ को मिस करेंगे। लेकिन मैं उनके बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ, क्या एक फोटोग्राफर बनने के लिए एक बड़ा कैमरा या कुछ संसाधनों की उनको रोक पाएगी, या एक मोबाइल से भी वो एक बढ़िया फ़ोटो ले सकते हैं? हालांकि ये सवाल मेरा आखिरी में था, लेकिन जिज्ञासा बस, क्योंकि मैं भी एक फ़ोटोग्राफर हूँ और मुझे शौक़ है कुछ ऐसा खींचने का जो दूसरे नहीं देख पा रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुराग, और मैं इस क्वेश्चन को डेली फेस करता हूँ। और ये फैक्ट भी है कि पहले हम ये डिसीजन लें कि हम फोटोग्राफर किसके लिए बन रहे हैं। हम फोटोग्राफर एज ए कमर्शियल फोटोग्राफर बन रहे हैं या सेल्फ टॉट खुद के लिए फोटोग्राफर बन रहे हैं। अगर हम लोग सिर्फ एज ए आर्टिस्ट खुद के लिए फोटोग्राफर बन रहे हैं, कोई मीडियम इंपॉर्टेंट नहीं है, मोबाइल से भी बहुत अच्छा काम आप कर सकते हो। लेकिन जब आप मार्केट में सर्व करते हो तब फिर जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है उस जमाने की, उसको आपको फुलफिल करने के लिए उस जमाने का, उस दौर का जो भी बेस्ट इक्विपमेंट्स है वो आपको परचेज करना पड़ता है, उसको यूज करना पड़ता है, नहीं तो फिर आप पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। तो सिंपल है, अगर एज ए फोटोग्राफर आप स्टैब्लिश होना चाहते हैं तो विजुअल्स इज इंपॉर्टेंट। विजुअल आप किसी से भी क्लिक कर सकते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे नॉर्मल कैमरा हो, इवन फिल्म कैमरा हो। कोई जरूरी नहीं कि आप, अगर किसी को लगता है कि मैं फिल्म कैमरा भी यूज करना चाहता हूँ, वो भी कर सकता है। विजुअल इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे आपका अंदर का इनहेरेंट जो आर्टिस्ट है वो आप बाहर लाइए। वो किस फॉर्म में लेके आते हैं, चाहे वो मोबाइल कैमरे से लाएं, चाहे वो महंगे कैमरे से लाएं, महंगे कैमरे, ठीक है। लेकिन अगर आप सर्व कर रहे हैं किसी को, सर्विस इंडस्ट्री में रहते हुए ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपको हमेशा 2 कदम आगे रहना पड़ता है। तो 2 कदम आगे रहने का 2 ही तरीके हैं। एक तो आप अपडेटेड रहेंगे, एक लेटेस्ट इक्विपमेंट मार्केट में रिक्वायरमेंट के भी पे आपको सर्व करना पड़ेगा। सिंपल से। बिल्कुल। अब मैं मुखातिब होऊंगा पूजा जी आपकी तरफ। एक गृहिणी के रूप में आपको जाना जाता था 2017 तक। उसके बाद में अचानक एक गृहिणी बदली और एक टॉम बॉय के क्रूज में आती है और बाइक चलाना शुरू करती है। ये कैसे अचानक एक ये चेंजेस क्यों? मैं क्यों नहीं पूछ रहा हूँ, कैसे ये चेंजेस कैसे? क्या ऐसा कि आपको लगा कि ये मेरा पैशन है या नहीं, ये मुझे करना चाहिए, ये क्या था? बिल्कुल आराम से। पहले मैं हाउसवाइफ ही थी जी। पहले हाउसवाइफ ही थी, लेकिन धीरे मुझे कुछ करना था लाइफ में, कुछ डिफरेंट। बट ये नहीं मालूम था कि मुझे बाइक चलाना सीखने के बाद ही मैं कुछ इस तरीके से करूँगी। वो मेरे हस्बैंड भी बाइकर हैं, तो उनको देखती थी मैं बाइक चलाते हुए। उनके साथ में एक्सपीरियंस मैंने राइड भी की थी। तो उन्हीं को कंपटीशन था? बिल्कुल। अच्छा, मेरी आवाज़ कम कर दीजिए उसकी। फिर बस ऐसे ही धीरे माइंड में आया। एक्चुअली हमारे यहाँ एक आगरा में नेशनल बाइक रैली होने वाली थी, उसका हमने सुनने के लिए आया, तो वहाँ पता चला कोई भी फीमेल बाइकर नहीं है। तो तब एकदम से क्लिक हुआ माइंड में कि नहीं, मुझे करना है इसमें। तो कोई भी फीमेल नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो बहुत अच्छा। फिर मेरे हस्बैंड ने ही मुझे 2 दिन में बाइक सिखाई। तीसरे दिन, चौथे दिन मैंने ट्रेनिंग खुद बाइक हाईवे पे जाके सीखी। फिर मीन्स 5th डे वो रैली थी, वो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि वो डरते डरते किया था, क्योंकि इस टाइम
फर्स्ट अटेम्प्ट था। हाँ। फिर उसके बाद जब उसका पूरा हो गया, शाम को TSD रैली थी वो एक्चुअली, टाइम डिस्टेंस और स्पीड को करते हुए इसको करना था। तो जब उसको पूरा कर लिया एज उसमें फीमेल में पूरे आगरा में वो होने के बाद वो उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। जब वो कॉन्फिडेंस जो चेंज आया तब से मैंने प्रॉपर सीख लिया था कि मतलब मुझे करना ही करना है, बाइकर्स ही बनना है फिलहाल। तो इसी के थ्रू ये जो 50,000 किलोमीटर की यात्रा है उसके कुछ ऐसे पल जो आपको छुए और आपको लगा कि ये आपने, जैसा कि आपने बताया कि आप हेलमेट अवेयरनेस और रोड सेफ्टी अवेयरनेस के लिए भी आपने खूब काम किया। मोगा के अंदर आपने एक वृतांत बताया था कि पुलिस वुमेन जो ऑफिसर है वो खुद बिना हेलमेट के जा रही थी, तो वो क्या था? वो मेरी 2018 में नेशनल राइड थी सोलो। मैं उस टाइम जालंधर से मोगा क्रॉस कर रही थी, तो वो हाईवे पे ऐसे तो मुझे नॉर्मली फीमेल बाइकर्स नहीं दिखती हैं, लेकिन उस टाइम मैंने देखा क्योंकि वो सुनसान हाईवे था, तो मैंने वहाँ देखा एक फीमेल, वो भी पुलिस में थी वो, तो मैंने कहा अच्छा लगा कि वो अच्छा लगा रही मेरे साथ में कुछ टाइम तक राइड करेंगी। लेकिन बाई चांस मेरी नज़र पड़ी कि वो विदाउट हेलमेट बाइक चलाते हुए जा रही थी और मैं हेलमेट रोड सेफ्टी को लेके ही कैंपिंग पे, तो मैंने उनको ओवरटेक करके आगे से साइड किया। सबसे पहले क्वेश्चन तो यही किया, पहले तो उनको बोला कि एज फीमेल आप बाइकर मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई, बट थोड़ा सा दुख इस बात का हुआ कि आप एक फीमेल, उसके साथ में आप पुलिस में हैं, आप जो सेवा कर रही हैं उसमें आप पब्लिक को कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगी कि आप खुद ही हेलमेट नहीं पहने हो, आप सामने वाले को कैसे अफोर्ड कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। उनको तब उन्होंने भी मुझसे एक प्रॉमिस किया कि आज के बाद मैं कभी विदाउट हेलमेट दिखूंगी भी नहीं कहीं पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा लगा था ये चीज़ मुझे कि आपने उनको सबक सिखाया जो सबको सबक सिखा रहे हैं। आपके साथ में एक अचीवमेंट है जिसमें आपने 1600 किलोमीटर की यात्रा करके और पहली बार एक महिला राइडर के रूप में अटल टनल को क्रॉस किया, जो 9 किलोमीटर लंबी है। तो उसका आपने क्या आपका उसका ऐसे क्या जमा कि अचानक मैं जाऊं और अटल टनल को क्रॉस करूं, वो क्या था जहन में कि वो निकल रहा था कि अब मुझे जाके उसको छूना ही है? वो अटल टनल जो कि हमारा देश के लिए, आगे के लिए, आर्मी के लिए द्वारा बनाई हुई टनल है, उसको मोदी जी ने जिस दिन इनॉग्रेट किया था उस दिन हमने देखा था उसको, लेकिन उसके साथ सेकंड थर्ड डे रोड जो हम सिविलियंस उसको गए थे देखने के लिए, तो वहाँ उसके अंदर थर्ड डे एक्सीडेंट हुए थे, तीसरे दिन ही एक्सीडेंट हुए थे। तो वो बहुत थोड़ा सा नेगेटिव हो जा रहा था कि इस तरीके से आप वहाँ जाके ओवर स्पीडिंग वगैरह कर रहे हो। तो उसको देखते देखते मेरे माइंड में आया कि मैं तो जो कर रही हूँ साथ में इसको लेके मुझे भी यहाँ पे जाना है, यहाँ का जो लोकल प्रशासन वगैरह है उनसे मिलना है, उनको थोड़ा अपना बताना है। और दूसरा माइंड में कहीं ये था कि आर्मी द्वारा बनाया गया हुआ इस तरीके की चीज़ है, तो देखने का दिल तो अंदर से था ही, बट ये नहीं मालूम था अचानक से मैं चली जाऊँ। तो बस दिन में सोचा, रात को मैं निकली 1 बजे निकल के मैं मनाली पहुंची। दूसरे दिन टनल क्रॉस करके वहाँ मैं लोकल प्रशासन, वहाँ पे आर्मी वगैरह सबसे मेरी मीटअप हुआ, बहुत अच्छा मतलब सारा कुछ बताया करा। फिर उसके बाद वहाँ देखा, समझाने के बाद जब वापस आके बीच रास्ते में ही मुझे पता चला कि मैं फर्स्ट फीमेल बाइकर हूँ उसको क्रॉस करने वाली। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ मैंने पहले सोची नहीं थी कि मैं ऐसा हो जाऊंगी, लेकिन जब मैं रिटर्न आते आते मुझे जब न्यूज़ में पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, तब वो एक अचीवमेंट था जो जी जो बिना सोचे और प्लान के हुआ। उमेश भाई कि एक मेरी लिखी मिसरे से शुरू करता हूँ कि मेरी हकीकी ही खुद हुई मेरी दुश्वारी, मेरी हकीकी ही खुद हुई मेरी दुश्वारी, यहाँ सबको चढ़ी है दौलत की खुमारी, चलो निकल चले सुकून की तलाश में कहीं कि लग ना जाए हमको भी कहीं ऐसी बीमारी। तो ये क्या सुकून की तलाश कहाँ कहाँ तक आपको लेके घूम रही है? आप लद्दाख की वादियों में जाकर ऐसे एक ऐसा मनोरम दृश्य अपने तीसरी आँख में पकड़ लाते हैं जिसको देखकर ट्रेंडिंग हो जाती है सोशल मीडिया पे, तो उस सुकून को हम देखते हैं तो बड़ा ज़हनी सुकून मिलता है। आप क्या फील करते हैं उस बारे में?
जैसे लोग आपने सुना होगा जब सात्विक हो जाते हैं या सत्संग करने जाते हैं क्या कहते हैं, हमें भगवान की सूफी हो तलाश है, जाते हैं। हमें भगवान की तलाश है। एंड फॉर मी नेचर इज गॉड, एब्सोल्युटली क्लियर, नेचर इज गॉड। तो जब गॉड के साथ में इतना अच्छा देखने को मिल रहा है तो फिर आपका मन शहरों में नहीं लगेगा। डेफिनेटली। तो मेरा एक ही एम रहता है कि एक तो मैं उस नेचर को अच्छे से जी लूँ, क्योंकि ये लाइफ, एक लाइफ भी इस पूरी, इवन लोग तो कहते हैं बाहर वर्ल्ड, मैं कहता हूँ इंडिया भी आप पूरा नहीं घूम सकते। मैंने 250 वर्कशॉप्स की तो ऑल ओवर इंडिया गया हूँ मैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एवरीवेयर। मैं नागालैंड से लेके भुज और इधर शिवा काशी से लेके पूरा नॉर्थ तक घूमा हूँ। बहुत बढ़िया। और मैंने इंडिया को इतना देखा है और रिमोट एरियाज देखे हैं, क्योंकि जैसे मैं एज ए कमर्शियल फोटोग्राफर बहुत सारी जगह माइनिंग शूट करने भी जाता हूँ, वर्कशॉप करने भी जाता हूँ। अब कंट्रीज में मैंने बहुत वर्कशॉप्स किए, क्योंकि मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो इंडिया के जो गरीब तबके वाले जो स्मॉल फोटोग्राफर्स हैं मैं उनको पढ़ाना चाहता हूँ। बहुत तो कंपनीज भी मेरे को उसी जो प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा यूज़ करती है, क्योंकि उनको उनकी लैंग्वेज में, आसान लैंग्वेज में समझाना। तो जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं उन्हीं की लाइफ वगैरह देखता हूँ। तो मेरा एक मानना है कि टूरिस्ट एंड ट्रैवलर दोनों में बहुत फ़र्क होता है। जो टूरिस्ट होते हैं, जो हम लोग जैसे एज ए टूरिस्ट जाते हैं तो हम लोग सिर्फ एक डेस्टिनेशन को कवर करने जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, साइट सीइंग ढूंढते हैं, जो भी पॉइंट्स बने हैं वहाँ पे जाते हैं। मैं उन पॉइंट्स को अवॉइड करता हूँ जो डिस्क्राइब्ड है। जो डिस्क्राइब्ड है। मैं उसके अलावा किस नज़र से उस जगह को देखा जा सकता है, मेरी नज़र हमेशा उन चीज़ों पे लगी रहती है। एंड प्लस उसको मैं उस नज़रिए से दिखाऊं जिस नज़रिए से मैं देखता हूँ। तो दैट्स वाई एक ही एम रहता है कि हमारी सृष्टि में जो भारत एक जगह है वो भी बहुत सुंदर जगह है। और आप ये जो बार बार एक ही बात बोलते हो कि स्विट्जरलैंड सुंदर है, ये ऐसा नहीं है। नज़र होनी चाहिए। आप जयपुर में भी ढूंढेंगे तो अच्छी फ्रेम आपको मिलेंगे। और फ्रेम आपका कब मिलेगा? नज़रिया है। फ्रेम कब मिलेगा? जब आप उस जगह को जियोगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। बिल्कुल यकीनन। बहुत खूबसूरत फोटोज़ आपके मैंने देखे और एक पत्रिका में हमने उसको कवर पेज भी दिया था नववर्ष पे, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आपको क्या लगता है कि क्या फोटोग्राफी के लिए नेचर ही है या कुछ हम स्ट्रीट साइड फोटोग्राफी भी आजकल बहुत ट्रेंड में है, वहाँ भी कुछ ऐसे अनदिखे और अनसुलझे पहलू मिलते हैं? मैंने आपको बताना, जो भी आप जीना चाहते हैं वो पिक्चर में आप अच्छे से उतार सकते हैं। बिल्कुल। अगर मेरे को आप ये बोलेंगे कि मैं जब स्ट्रीट में ट्रेवल करूंगा तो मेरा एक ही एम रहता है कि मैं उस स्ट्रीट लाइफ को बेटर तरीके से शो करूं। हर जगह स्कोप है। फोटोग्राफी एक ऐसा मीडियम है जहां आप अपने अंदर इनहेरेंट जो चीज़ें आप देखते हैं उसको आप ढंग से दिखा सकते हैं और रियल में दिखा सकते हैं। पेंटर में तो क्या होता है, जो पेंटर होता है वो कई चीज़ों को मिक्सअप करके भी दिखा सकता है, लेकिन फोटोग्राफी में जो एक सीन है वो सिंगल सीन कैप्चर होता है, तो वो एक पूरी स्टोरी बयां कर देता है। आपने क्या देखा, उसको क्या फील किया। तो चाहे स्ट्रीट हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे नेचर हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, हर जगह स्कोप है। हर जगह आप क्या फील करते हैं उसको आप दिखाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब भी कोई नया फोटोग्राफर बनता है, गोविंद ये आपके पर्पस की चीज़ है, आप सुनिएगा इसको। मैं चाहता था कि आप जो भी कोई नया फोटोग्राफर बनता है तो सबसे आसान चीज़ों को कैप्चर करके खुश होता है, क्योंकि वो वाकई उसके लिए उस समय तो कठिन होती है। जैसे सबसे पहले वो फ्लावर शूट करेगा, फिर वो बटरफ्लाई शूट करेगा, वो इंसेक्ट्स को शूट करेगा। ये चीज़ें हैं जो नैरो एंगल, इसको हम बोलते हैं नैरो एंगल व्यू, जिसमें कोई भी और एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, है ना, सिंगल एलिमेंट्स हैं। और उसकी एक अच्छी पिक्चर आ जाने से हमको जो खुशी मिलती है जब हम नए फोटोग्राफर होते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, हमको लगता है कि यार ये तो बहुत आसान चीज़ है, क्योंकि ये तो बहुत हमने कैमरा एम किया और आ गई। फिर हम उसके साथ की चीज़ों को ढूंढना चालू करते हैं, जैसे एनवायरनमेंट है, उनके बिहेवियर्स हैं। जैसे अगर आप स्ट्रीट में जाओगे तो आप पोर्ट्रेट की जगह ढूंढोगे कि पूरा एक सीन कैप्चर करूं, उसके अंदर स्टोरी ढूंढूं, कुछ मतलब कहानी होनी चाहिए मेरी पिक्चर में। तो ऑटोमेटिकली जैसे जैसे आपका विजन वाइड होता जाता है, देन फोटोग्राफी और डिफिकल्ट होती जाती है। जब आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ अपने फ्रेम में इंक्लूड करते हैं तो चैलेंजेस बढ़ते जाते हैं, है ना, क्योंकि अनवांटेड चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं। तो ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस का खेल है एंड समझ का खेल है।
कोई ये सोचता है कि मैं डे 1 से ही अच्छा फोटोग्राफर हो जाऊं, तो वो फोटो उसको अच्छी लगना ही सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट है। अगर हमारी पिक्चर्स हमको बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगी है तो हमारे खतरे का अलार्म बज गए, फिर हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। सबसे पहली चीज़, आप फॉरगेट, आप दुनिया के अच्छे काम को देखिए, उनको कॉपी मत कीजिए, उनकी टेक्निक को कॉपी कीजिए कि उन्होंने क्या टेक्निक यूज़ करी है, और अपनी जो इंटरनल इंस्टिंक्ट है, जो आप क्या पसंद करते हैं, उसमें उन टेक्निक्स को यूज़ करके नए फ्रेम्स निकालने की कोशिश कीजिए। 100% कुछ ना कुछ नया निकलेगा और हम अपने आने वाली जनरेशन को कुछ ना कुछ नया दिखा के ही जाएंगे। बिल्कुल। एक वाकया मुझे याद आता है कि शायद 1994 में आप एक मारुति 800 के साथ में निकल गए थे लद्दाख तक। नहीं, 2000 में। हाँ, तो वो क्या वाकया था कि बस निकल पड़े गाड़ी लेकर, और क्या अब उस उमेश गोगना में और आज के उमेश गोगना में क्या फ़र्क है? वो कितने ज़्यादा अब वेल मैनर्ड और वेल इक्विपाइड हो चुके हैं, वो क्या था? ये बात सही है कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कई बार बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उस ज़माने में न तो गूगल होता था, न कुछ बहुत ज़्यादा बुक्स ने। एक सरिता नाम की किताब आती थी, वो हर साल एक हॉलीडे के वो वृत्तांत कौन कौन सी जगह आपको जाना चाहिए वो छाप दिया करती थी। तो हम लोग, एक लोनली प्लेनेट बुक आती थी जो कि एक बहुत अच्छी मानी जाती थी, गाइड बुक होती थी। हम लोग उसको पढ़ के हमने डिसीजन लिया कि लद्दाख जाएंगे। देन दैट टाइम लद्दाख टू डिफिकल्ट, मतलब रोड्स बहुत नैरो थी, बहुत सारी जगह ब्रिजेस साधन कम थे, वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ती थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो हमने बोले जितना सा सुना उसके हिसाब से हमने अपनी प्रिपरेशन करी और हम निकल लिए। एंड मेरे पास में जो उस समय मारुति थी वो कार्बोरेटर वाली होती थी। आजकल तो सब फ्यूल इंजेक्शन वाली गाड़ियाँ हो गई है, तो उसमें बड़ा डिफिकल्ट होता था कि हाइट पे जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जैसे हम भी जाते हैं, हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। सेम वही प्रॉब्लम कार्स में भी, खुद गाड़ियों में भी होती है, उनको रीट्यून करना पड़ता है। तो जब वो पहला ट्रिप था, लैक ऑफ एक्सपीरियंस मान लीजिए, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन मान लीजिए कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं थी। हम लोग निकल लिए, तो 3 लोग थे, हम लोग तीनों लोग फोटोग्राफर थे। हम लोग निकल लिए, तो हम लोग पहले हम किसी ने नहीं बताया था कि इतना एल्टीट्यूड सिकनेस क्या होता है। तो फर्स्ट डे हम लोग सीधे मनाली पहुंचे जयपुर से। दैट टाइम मनाली इज टू फार, मतलब 16 आवर्स मारुति में पूरा 2 लेन हाईवे हुआ करते थे, 4 लेन हाईवे नहीं थे, तो काफ़ी टाइम लगता था। एंड हम लोग पहुंच गए, रात को हम 9:30 बजे पहुंचे। उसके पहले हमारा एक पेट्रोल टैंक भी फट गया था, उसको हमको रिपेयर भी कराना पड़ा क्योंकि वो लैंडस्लाइड होती रहती है। एक्सपीरियंस इतना था नहीं, तो धीरे, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि कोई ये कहता है डे 1 से नहीं आता, धीरे धीरे आता है एक्सपीरियंस। ये जर्नी जो है ये धीरे धीरे ही मैच्योर होती है, ऐसे नहीं होती। एंड सेकंड डे हम लोग 12 लक्षा पास पहुंच गए, जो कि हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी। एंड हम तीनों की ही तबीयत खराब हुई, हमको तीनों को एल्टीट्यूड सिकनेस ने हिट किया। लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था कि आप वहाँ पे जाके वॉक करिए, वाटर इनटेक बढ़ा दीजिए। तो मैं और मेरा एक फ्रेंड तो हम लोग रीजनेबली रिकवर हो गए, लेकिन तीसरा फ्रेंड हमारा ढंग से रिकवर नहीं हो पाया और उसने खाना भी नहीं खाया, तो और ज़्यादा उसकी तबीयत खराब हुई। थर्ड डे हम लोग लद्दाख के लिए रवाना हुए। एंड इतनी तबीयत खराब थी और प्लस हमसे पैदल नहीं चला जा रहा था, और वो मारुति जो है हमारी, वो हर जगह चढ़ने में प्रॉब्लम कर रही थी। हाई एल्टीट्यूड सिकनेस उसको भी हो चुकी थी तो वो रीट्यून नहीं होने की वजह से, जो अच्छा उस समय रोड्स के ऊपर काम चल रहा था, तो ग्रिड था बहुत था, तो उस पर हमको तीनों को, एक जना गाड़ी चलाता था, 2 जने उसको पुश करते थे, तब जाके वो उन पासेस को क्लियर कर पाते। तो ऐसे में क्या हुआ, जब हम पहुंचने वाले थे लास्ट में, एक जगह पे एक आर्मी ट्रक को एक सिविलियन ट्रक ने ठोक दिए और पूरा ट्रैफिक जाम, पूरा कॉन्वे करीब 50 ट्रक्स का रुका हुआ, और उस समय इतनी नैरो रोड्स होती थी कि आप क्रॉस नहीं कर सकते। अब हम लोगों की तबीयत इतनी अच्छी भी नहीं थी और ऊपर से हम हाई एल्टीट्यूड में जाम में फंसे हुए। सडनली एक मेजर आए और हमको बोलते हैं आपको लद्दाख जाना है, लेह जाना है। यस, देखो इस पूरे कॉन्वे में सबसे छोटी गाड़ी आपकी है और हम इसको कोशिश करके निकाल देते हैं। आप आगे एक रिकवरी पोस्ट आएगी, उस पर ये एक स्लिप दे दीजिएगा ताकि ये जाम क्लियर कर सके, क्योंकि और कोई तरीका बचा नहीं। तो उन्होंने 1-1 इंच के गैप से हमारी मारुति को 50 ट्रक हमने क्रॉस किए हैं एंड हमको निकाला। और हम लोगों ने मतलब
यू बीइंग अ मैसेंजर। कि मैसेंजर के रूप में गए और हम सोच रहे थे क्या कभी छोटी गाड़ी होने का भी कितना बड़ा फायदा है। और वो naturally जयपुर के ट्रैफिक में अक्सर समझ में आता है। नहीं, वो उस समय जितनी खराब रोड्स हुआ करती थी उस समय वो छोटी गाड़ी हमको बहुत पसंद थी, क्योंकि उसको उठा के रख देते थे, कुछ भी कर देते थे। एंड आते वक्त स्नोफॉल हुआ, उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आई। तो दैट्स उसके बाद से हमने ये रूल बना लिया कि हमें खाली फोटोग्राफी ही नहीं, हमें पूरा का पूरा एज ए ट्रैवलर इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। हमको क्या क्या मेडिकल जो चाहिए, एड्स चाहिए, वो ध्यान रखना पड़ेगा। एंड सबसे बड़ी चीज, थोड़ा सा हमको अपनी गाड़ियों के बारे में भी समझना पड़ेगा। तब जाके फिर हम लोगों ने अपनी पूरी टेंडेंसी चेंज कर दी उसके बाद से। एंड तब उसके बाद से गाड़ियों की नॉलेज भी लेना चालू। आज अगर कुछ गाड़ी के हो जाता है तो हम आधी से ज़्यादा तो खुद सही कर सकते खुद सही कर लेते हैं। तो ये भी है। तो आप फोटोग्राफर के साथ में एक ट्रेवल गाइड भी बन चुके हैं, एक मैकेनिक भी बन चुके हैं। मैं एक फ़र्क जानना चाहता हूं कि कोडेक रील से आपने सफ़र शुरू किया और आज DSLR में भी सोनी अल्फा 7 कि आप मॉडरेटर हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो क्या है ये फ़र्क आप क्या महसूस करते हैं कि वो जो रील के ज़माने की फ़ोटो थी और आज इंस्टेंट फ़ोटो है, सोशल मीडिया में तुरंत हो जाता है। तो ये जो जर्नी है, वो जर्नी में क्या एस्पेक्ट देखते हैं? वो ज़माना अच्छा था, ओल्ड इज़ गोल्ड बट न्यू इज़ डायमंड। तो क्या फ़र्क है इन सब चीज़ में? देखिए, जो पहले फिल्म फोटोग्राफर थे उनके लिए तो ये ज़माना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी लाइफ में एक डिसिप्लिन कमाया था। क्योंकि बिकॉज ऑफ फिल्म बहुत हमें को कम शूट करना होता था, तो एक डिसिप्लिन था अच्छे फ्रेम्स ढूंढ के कम फोटोग्राफी करना। बट फॉर न्यू कमर्स जो डायरेक्टली डिजिटल में आ रहे हैं, उनके लिए बहुत खराब दौर है ये, क्योंकि इतना डिजिटल गार्बेज इकट्ठा हो रहा है डेली, इतना डिजिटल गार्बेज इकट्ठा हो रहा है। अगर आप 1 लाख फोटो ले रहे हैं और उनमें से 100 अच्छी फोटो आ रही है तो ये बहुत अच्छी, मतलब मैं आपको हकीकत बताता हूँ। एक ऐसा आंकड़ा भी आया था गूगल पे, मैंने देखा था कि रोज के तकरीबन 5 करोड़ फोटोग्राफ्स खींचे, मिलियंस में पिक्चर्स 5 करोड़ से ज़्यादा फोटो एक दिन की खींचे जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि एक तो देखिए, मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में कैमराज इतने स्ट्रांग हो चुके हैं और कि अगर आप एक नॉर्मल आदमी को भी फ्रेम के लिए भेजते हैं और उसको बोलते हैं कि तू 10,000 पिक्चर क्लिक करके आ जा, तो 100 पिक्चर तो वो अच्छी आई जाएगी। क्योंकि कुछ तरीके होते हैं, जैसे कुछ लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी करते हैं तो एक तरीका होता है कि खींचते जाओ, फिर घर आके देखो कोई अच्छी पिक्चर बनी क्या। लेकिन हम उस स्टाइल में फोटोग्राफी नहीं है। हम लोग पहले फ्रेम ढूंढते हैं, उसके बाद कैमरा निकालते हैं, देन क्लिक करते हैं। ये हमारे फिल्म के ज़माने का एक्सपीरियंस है, तो ये बहुत फर्क होता है। और एक साथ में एक चीज़ और जुड़ूंगा, उस वक्त जो अभी कोई खर्चा नहीं है, आपने एक बार में 5 लाख 6 लाख का कैमरा लिया या कुछ 50-60 हज़ार रुपये का अच्छा मोबाइल खरीदा। उस ज़माने में एक 36 रील, 36 फ्रेम और खर्चा, उसको डेवलप कराने का समय, ये सही नहीं है। क्योंकि क्या ये सेम उसी तरीके की चीज़ है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल सेम वही चीज़ है। देखिए, उस जमाने में 10 से 20 हज़ार रुपये में अच्छे कैमरे आ जाते थे, एंड जितना आप शूट करते थे उतनी आपकी कॉस्ट लगती थी। आज के तारीख में आप 5 लाख का कैमरा लीजिए, विद इन 1 ईयर वो 2.5 लाख में भी नहीं बिकेगा। तो उसका अपडेट, तो 2.5 लाख की कोई भी आदमी फिल्म शूट नहीं करता था 2 साल में। तो टेक्निकली ये महंगा है, अभी दौर में, आज के दौर में बिल्कुल महंगा। कोई अगर ये कहता है कि फोटोग्राफी सस्ती हुई है, सस्ती नहीं हुई, बहुत महंगी हुई है। 50,000 के मोबाइल की बात करते हैं, 50,000 का तो उस सामान में कैमरा भी नहीं आता था। लोग जितने भी हमारे वेडिंग फोटोग्राफर्स हैं वो 10,000 रुपीज़ में अपना पूरा प्रोफेशन स्टार्ट कर लेते थे। एक 6700 रुपीज़ का कैमरा आता था, एक फ्लैश आती थी करीब 3,000 रुपये की, और एक छोटा सा बैग और 8 बैटरीज, बस फिनिश। उसमें वो पूरी की पूरी अपनी जर्नी स्टार्ट कर देते थे। तो ये आज के दौर में बहुत महंगा हो चुका है, बहुत महंगा हो चुका है। डिजिटल फोटोग्राफी, मेरे मानना ये है कि दोनों ही तरीके से महंगी है। एक तो डिजिटल गार्बेज के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक कॉस्ट से। एक चीज़ और साथ में फिर मैं मैडम से वापस मुखातिब हूँगा, क्या मोबाइल फोटोग्राफी ने ई गार्बेज बढ़ाया है या हर एक को एक फोटोग्राफर बना दिया? मैंने अभी भी आपको बोला था कि फोटोग्राफर कौन है। फोटोग्राफर वो है जो प्री विजुलाइज करके फ्रेम बनाता है। फोटोग्राफर वो नहीं है जो दिन भर फोटो शूट करके फ्रेम ढूंढता है। शूट करने के बाद में फ्रेम मिलना एंड फ्रेम ढूंढना, उसमें बहुत फर्क। तो मोबाइल ने फोटोग्राफर नहीं बनाया, मोबाइल ने सिर्फ क्लिकिंग बढ़ाई है। सीन
डॉक्यूमेंटेशन बढ़ा दिया है, फोटोग्राफर नहीं बढ़ा है। नहीं बढ़ा। आजकल जैसे हमारे मीडिया बंधु भी साथ हमारे बैठे हैं, तो अब सिर्फ एक मोबाइल से वो पूरा शूट करके और इंस्टेंट जो रिजल्ट आने हैं। डॉक्यूमेंटेशन है ना, देखिए एक आर्टिस्ट और एक डॉक्यूमेंटेशन में फर्क है। अगर आज की तारीख में आप किसी चीज को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, सीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वो डॉक्यूमेंटेशन है। एंड एक अगर उसमें से कोई शानदार आप इंसिडेंट निकल जाता है वीडियो में से, तो वो फोटोग्राफर का काम नहीं है, उसने तो कैमरा लगा के छोड़ दिया, उसमें से एक सीन निकल के आ गया, तो वो इंसिडेंट हुआ, इस वजह से वो कैप्चर हुआ। लेकिन इंसिडेंट नहीं होता तो नहीं होता। लेकिन फोटोग्राफर में दो तरीके होते हैं, एक तो वो सिर्फ वही सीन कैप्चर करे और एक दूसरा क्रिएशन करे। तो जो हम जैसे लैंडस्केप फोटोग्राफर हम लोग क्रिएशन में हैं, हम लोग ढूंढते हैं जगह, वहां जाके वेट करते हैं और हमें मालूम है कि आज अगर सनसेट होगा तो ऐसी लाइटिंग आएगी। उसके लिए ये नहीं है कि चलते चलते सीन क्लिक हो गया। देखिए एक तो होता है, मैंने आपको बताया टूरिस्ट एंड ट्रैवलर। यस, टूरिस्ट गया, रास्ते में दिखा, ओह बहुत अच्छा सीन है, कैप्चर वो सीन है नहीं, वो है, आपने खाली उसको कैप्चर किया। लेकिन एक है कि यार सुबह 4 बजे चलना है यहाँ पे, यहाँ से जो सनराइज की लाइटिंग आती है वो बहुत अच्छी है, ये आपने प्री विजुअलाइज किया। एंड देन आप सुबह 4 बजे उठ के वहाँ पे जाके पेशेंटफुली वेट कर रहे हैं एंड सडनली मालूम चला कि यार सन स्टार बनाना था और क्लाउड आ गए। हाँ, तो ये पेशेंस है। तो फोटोग्राफी अगर प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना है तो यू मस्ट हैव पेशेंस एंड फ्रेम्स पे काम कीजिए, बल्क में काम मत कीजिए। आप दिन का चाहे एक ही फ्रेम शूट कीजिए, फ्रेम्स पे काम कीजिए। बिल्कुल। मैडम, मैं आपसे मुखातिब होता हूँ कि बाइक राइडिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें ये समझा जाता है कि यहाँ तो सिर्फ स्टडी ही होंगे। तो आपको क्या लगता है कि किन किन चैलेंजेस के साथ में आपने शुरू किया? आपने जैसे बताया कि आपके जो बेटर हाफ हैं वो आपको बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, तो क्या लगता है कि एक वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें कि जो सत्र हमारे पहले 2 हो चुके हैं, उस वक्त आप ये जयपुर में नहीं थी, आप मथुरा से बता रही हैं, तो जो एक वुमेन एम्पावरमेंट को कहाँ किस हद तक आप जोड़ती हैं कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है? हाँ जी। सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बाइकिंग हो या कुछ भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो भी फीमेल, उसमें खुद से अंदर से ही हमें करना पड़ता है। कुछ इस चीज प्रैक्टिस के करते करते ही आता है ये। तो जैसे मैंने बाइकिंग स्टार्ट की थी तो मुझे भी, मैंने बताया, कॉन्फिडेंस नहीं था। मेरा कॉन्फिडेंस भी एक रैली की मैंने उसके दौरान, उसके बाद से बढ़ा। फिर धीरे धीरे मैंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करती रही, तब जाके मुझे प्रॉपर कॉन्फिडेंस आया। उसके बाद मैं सोलो राइड पे अकेले बाहर निकलना घर से, बहुत कहते हैं टिपिकल हार्ड वर्क कि जो बाइक राइडर्स हैं वो अक्सर एक ग्रुप में होते हैं, समूह में होते हैं, क्योंकि कोई भी ट्रैवल डिजीज़ है, कोई परेशानी है तो उसको वो मैनेज कर लेते हैं। आप सोलो ड्राइव करती हैं, ऐसा क्यों? लोकल में तो मोस्टली सभी साथ में करते हैं, बट लॉन्ग के लिए जब फिर मेरे माइंड में आ गया नहीं, जब ऐसा हो रहा है तो मुझे अकेले ही निकलना है। इन लोगों को भी पता चले कि ये फीमेल अकेले निकल रही है तो वो अकेली नहीं है, उसके अंदर पावर है, कॉन्फिडेंस है, पावर है, वो अपने आप को प्रूव कर रही है। एक और सवाल जहन में आता है कि जब आप राइड पे निकलती हैं, जैसा कि अभी हम सर से बात कर रहे थे कि बहुत कुछ प्री कैलकुलेशन दिमाग में होती है एक फ़ोटो क्लिक करने से पहले, लेकिन एक ट्रैवलर बहुत कुछ सोचता है, तो क्या प्रिपरेशन आज के नए ट्रैवलर को, आप बाइक राइडर्स को बताना चाहेंगी कि रोड सेफ्टी के बारे में जो आप काम कर रही हैं, और क्या इनिशिएटिव होने चाहिए, क्या क्या तैयारियां आप करके जाएं तब आप एक गाड़ी स्टार्ट करें, उससे पहले क्या प्लान होना चाहिए दिमाग? हालांकि मेरी जो भी राइड हुई है वो प्री प्लानिंग कुछ नहीं था, इनसे बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाके होता है नहीं फाइनली करनी है। लेकिन मेरे साथ ये रहता है कि क्या टूल्स होने चाहिए कि बिफोर स्टार्टिंग राइड? जैसे हम अकेले निकल रहे हैं तो एज फीमेल तो उसके हमें सर ने बताया, जैसे कि अभी हम गाड़ी के बारे में हमें प्रॉपर इतना पता होना चाहिए कि इन केस कभी हम फंस जाएं तो उतना वो मेरे हस्बैंड ने बता दिया था कि कैसे क्या करते हैं, इन केस ऐसा हो जाए तो ऐसा करना है। तो पूरी टूल किट वगैरह लेके मैं साथ में चलती हूँ, और टचवुड अभी तक ऐसा कोई नेगेटिव हुआ नहीं है मेरे साथ, बट फिर भी मैं यही कहना चाहूँगी
टूल किट होना चाहिए, साथ में अपने लोकेशन वगैरह हम लोग शेयर करते रहते हैं। आप जैसे जीपीएस से चलती हैं, हाँ। तो आपने एक किस्सा आपने मुझे शेयर किया था कि जीपीएस ने कुछ धोखा दिया और आप एक ऐसी जगह जाके रुक गई, वो आप खुद ही अपने जी, बताएं। जीपीएस हम गूगल के थ्रू ही चलते हैं मोस्टली। तो गूगल ने मुझे एक जो रोड दिखा रहा था, मैं यहीं आपके राजस्थान का इंसिडेंट सही है, मैं जिस नेशनल राइड पे थी उसमें मुझे गंगानगर से झुंझुनू आना था और इवन शाम को 7 बजे के आसपास टाइम हो चुका था। तो गूगल मुझे रास्ता दिखा रहा था कि इसको जाना है, यहाँ से ऐसे ऐसे जाना है। झुंझुनू से पहले 2-3 गांव पहले ही पड़ता है, तो वहाँ एकदम सडनली मैंने देखा सामने ना वाटर है। मैंने फिर एकदम से देखा, मेरा स्पीड में थी मैं थोड़ा सा, तो एकदम से लास्ट मोमेंट में मुझे ब्रेक लगाया मैंने और वो बाइक स्लिप कर दी थी। तो मैं फर्स्ट टाइम बाइक से तभी गिरी थी। अच्छा। तो उस टाइम मुझे थोड़ा लगा, मैंने आज तो गूगल गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्र क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल। बहुत बढ़िया। तो गूगल ने धोखा दे दिया था उस टाइम पे कि वो रास्ता दिखा रहा है और वो पता चला वो गांव में बहुत बड़ा तालाब था, वो उसके ऊपर से क्रॉस करवा रहा वहाँ गूगल नहीं काम कर। गूगल से बढ़िया हमारे देसी गूगल है, पान वाले भैया, चाय वाले भैया। बिल्कुल हाँ, लोकल जो होते हैं हम लोग उनकी टच गूगल पे रखते हैं, लेकिन फिर भी 1-2 इस तरीके से होता है कि हम बीच बीच में उनसे लोकल जो। तो वहाँ हेल्प मिली आपको? वहाँ मैं गिर गई थी, उसके बाद एक्चुअली मैं गेटअप इस तरीके का था, रात के शाम का टाइम हो गया था, प्रॉपर दिख भी नहीं रहा होगा, तो लोगों को लगा कि जो आसपास थे घर वाले, उनको लगा कि कोई लड़का आ रहा होगा स्पीड में, वैसे ही ओवर स्पीडिंग में गिर जाने दो। लेकिन जब थोड़ा मैं गिर गई उसके बाद मैंने सामने एक घर था, उसमें एक फीमेल खड़ी हुई थी घूंघट मारे हुए, तो जब मैंने उनको आवाज़ दी नहीं आंटी, तो वो कहती है अरे नहीं आओ उठाओ इसको, ये तो छोरी है। तो छोरी से। तब सारे के सारे आए बेचारे, उन्होंने एक्चुअली मेरी बाइक पे ना सामान भी बहुत सारा था, लगेज इतना सारा था कि मैं उठ नहीं पा रही थी मैं। तब उन्होंने ये इंसिडेंट्स तो मुझे हमेशा जब मैंने घर जाकर अपने बच्चे को भी बताया तो वो भी हंसने में लगा होता। रोड सेफ्टी के लिए आपने पुलिस के साथ में बहुत कम्युनिकल रोल किया है, तो उस बारे में कुछ बताना चाहें? जी, मैं रोड एक्चुअली बाइकर तो है, ये हमारा एक पैशन है। पैशन के साथ मुझे ये नहीं था कि बाइक दौड़ानी है या इस तरीके से, मुझे क्या इसके साथ में कुछ हमें इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है हमारे समाज के लिए। तो रोड सेफ्टी इसलिए आया कि 2-3 इंसिडेंट्स मेरे खुद के ही टच में जो लोग थे उनके साथ रोड हेलमेट वगैरह ना यूज़ करते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट ख़त्म हुए। उसके बाद माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया, फिर मुझे मेरे NGO जिससे मैं जुड़ी हुई हूँ वो मिले, वो 12 सालों से इसी में रोड सेफ्टी पे ही वर्क कर रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल। तो उनके टच में आके फिर हमने ये कैंपिंग स्टार्ट किया। तो डायरेक्ट ये रहता था जैसे मैं जाती थी, फिर वहाँ उस दिन उनके वहाँ जो IPS वगैरह जो भी होते थे उनसे डायरेक्ट जाके मिलना होता था, एक मेमोरेंडम साइन कराना होता था कि हेलमेट प्रॉपर एज फीमेल को हेलमेट जरूरी लगाना है। इसके लिए मैं इस पे वर्क कर रही थी। तो क्या महिलाएं कम हेलमेट लगाती हैं? हाँ जी, मैंने देखा है ऐसा। नहीं देखो, मेट्रो सिटीज में अलग बात है कि क्या होता है, मेट्रो सिटीज में तो चालान से बचने के लिए सभी लगाते हैं, यहाँ पे तो राइडर और पिलियन भी लगाते हैं, बट इसके थोड़ा सा आउटर में जाएंगे ना तो लोग राइडर ही नहीं लगा रहे हैं, पिलियन को तो बोलोगे तो जो, और फीमेल थोड़ा सा बचती है कि नहीं यार यहीं तक तो जाना है, नहीं लगा रहे, हमारा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। तो इस चक्कर में लेकिन ये उनके लिए खुद के लिए सेफ्टी जरूरी है। तो मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए थे उसमें एक मेरी फ्रेंड के हस्बैंड भी खत्म हुए थे हेलमेट की वजह से, और 2-3 एक्सीडेंट मेरी फ्रेंड के साथ ही इस तरीके से हो चुके थे मथुरा में जो नेशनल हाईवे वहाँ पे, वो भी यही सोच के निकल गई थी कि नहीं यार यहीं तो जा रही हूँ, और जब गिर गई तो सर में ही चोट आई। तो तब से मुझे लगा मैंने ये जरूरी है। तो हालांकि मेरा मिशन ये है कि मैं लोगों को बताऊं, समझाऊं, उनमें से अगर उसमें से 5% या 2% भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो मेरे लिए वही उपलब्धि है। वही उपलब्धि। मैं ये जानना चाहता हूँ, एक सवाल है कि महिलाओं को अच्छा ड्राइवर नहीं माना जाता। हाँ। उसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं चाहती हूँ ये धारणा थोड़ी सी चेंज हो, लेकिन ऐसा ये है भी, क्योंकि मैं भी जब बाइक चलाती हूँ, राइड करती हूँ, तो मैं खुद
फीमेल बाइक जो ड्राइव कर जो आपके फीमेल राइडर्स हैं, हाँ नहीं, जो जैसे गाड़ी कोई फीमेल चला रही होगी ना, मैं खुद उनसे बचती हूँ। नहीं, उसके लिए उनको बताना चाह रही हूँ कि जब वो ड्राइव करते हैं तो हमें प्रॉपर ट्रेनिंग लेके सारे रूल्स को फॉलो करते हुए वो ड्राइव करें। वो पता नहीं, ये धारणा जैसे मैंने लोगों के बॉयज़ के मेल्स के उसमें सुनी थी, कहीं ना कहीं कुछ परसेंट ही मुझे भी लगता है, लेकिन मेरी कोशिश ये है मैं उन सबको ट्रेन करूँ। इसलिए जैसे मैं मथुरा में चाह रही थी, तो मैंने मथुरा में 2 व्हीलर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट किया। कुछ लोगों को बताती हूँ, सिखाती हूँ, फीमेल्स लड़कियाँ आती हैं, मुझसे सीखती हैं। क्या प्लानिंग है भविष्य की कि अब अटल टनल के बाद में अब क्या? अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत कुछ करना है, और जो मेरा एक ड्रीम है अभी शायद 21 में पूरा हो जाए। मेरा है बाइक से सियाचिन तक जाना, तो इसकी कोशिश रहेगी जल्दी से जल्दी हो। इंटरनेशनल ट्रिप का भी हाँ कि होने का हो रहा था, लेकिन आपका जो लॉकडाउन हो गया उसकी वजह से वो टल गया। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल तो मैं बाद में जाऊंगी। हमारा इंडिया में ही इतनी सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। जैसा सर ने बताया लद्दाख का, मैं भी बाइक से लद्दाख गई थी। अच्छा। सर के जब सर गए थे तो रोड नहीं थी, बिल्कुल नैरो रोड जिस टाइम, लेकिन मैं गई थी वहाँ बहुत अच्छी हाईवे DRDO ने बहुत अच्छा काम बहुत अच्छी रोडें बना रखी हैं आर्मी ने लद्दाख तक, और कंटिन्यू उसमें करते ही रहते हैं कि क्योंकि वहाँ ना बर्फ़ की वजह से वो रोडें कट जाती हैं। जैसे आपका रोहतांग जाते हैं, रोहतांग जब जाते हैं तब तक बहुत अच्छा रोड है, उसके बाद जब हम उस साइड उतरते हैं तो बिल्कुल टूटा हुआ रोड था, उसको क्रॉस करना। मतलब मैं भी लद्दाख गई थी जब फर्स्ट टाइम, मुझे हाइट फोबिया भी है, तो मैं डरते डरते बाइक से जा रही थी। मेरे साथ में एक फैमिली थी, वो गाड़ी से थी, तो वो उनके साथ ही थी मैं भी। तो पता चला कि धीरे धीरे जब हम निकल रहे हैं तो पहुंच रहे हैं ऊपर, तो मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन फिर कॉन्फिडेंस भी है, जब मैं यहाँ तक आ गई तो आगे भी जा सकती हूँ। ऐसे इस डर के साथ मैंने लद्दाख पहुँची थी मैं। लद्दाख में आज की तारीख में जो रोड्स हैं मोर डेंजरस देन पहले से, क्योंकि इतनी फास्ट हो गई है वो रोड्स कि हिल्स पे अगर फास्ट रोड है तो मोर एक्सीडेंटल प्रोन, ठीक है, फैटल बिकॉज यहाँ पे तो फिर भी साइड में कुछ होगा, वहाँ पे मतलब हिल्स जो माउंटेन्स होते हैं फॉरगिवनेस नहीं, खत्म। तो इसलिए मैं जो भी चाहे बाइक पे जाए चाहे कार से जाए, अगर एक ही सजेशन देना चाहूँगा कि अच्छी रोड्स मतलब ये नहीं है कि बहुत मतलब आप कंफर्टेबल हो जाएं, बल्कि आपको ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला भी बहुत तेज स्पीड पे आ रहा है। ये कहा जाता है कि स्पीड इज थ्रिल्स बट इट किल्स। एक कार्यक्रम के समापन की ओर चलते हैं। एक आपसे सवाल कि आज के फोटोग्राफर्स को आप क्या ऐसा एक मैसेज देना चाहते हैं? क्या उनके लिए कौन सा इक्विपमेंट सही है? लैक ऑफ नॉलेज की वजह से वो कुछ ऐसा ले आते हैं कि जैसा आपने पहले भी बताया कि वो 2 महीने बाद ही आधी से ज़्यादा कीमत उसकी घट जाती है, वो इस लायक नहीं है कि उसको आगे बढ़ाया जा सके, या फिर टेक्नोलॉजी का टाइम है, अगला वर्जन पहले से ही तैयार है, मार्केट में लॉन्च हो चुका है। तो आज का फोटोग्राफर जो एक नया फोटोग्राफर है उसको क्या आप सीख देना चाहेंगे JIPL के मंच से? 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहली चीज़, पहले जो भी फोटोग्राफर हैं बन चुके हैं या बनने जा रहे हैं, फोटोग्राफ अच्छे आना ये क्वालिफिकेशन नहीं है फोटोग्राफर की। फोटोग्राफ रेगुलरली अच्छे आना, कंसिस्टेंसी, आप अच्छे फोटोग्राफ प्रोड्यूस करना, वो एक फोटोग्राफर की क्वालिफिकेशन है। तो जैसे कोई एक फोटोग्राफर नहीं है लेकिन फिर भी उसकी फोटोग्राफर ऑफ द ईयर जीत चुकी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो फोटोग्राफर है। उसने लाइफ में एक ही फ़ोटो प्रोड्यूस करी, उसको अवार्ड मिला, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं है। अब उसकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आ रही है तो इट मीन्स वो फोटोग्राफर नहीं है। तो पहली चीज़, बहुत सारे लोग होते हैं थोड़ा रिकग्निशन मिलने के बाद में ही उनको लगने लगता है कि वो एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर हो गए। नो, फोटोग्राफी में डेली बदलती है चीज़ें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट, जो अगर आप कमर्शियल फोटोग्राफर हैं तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदलती है, रेगुलरली आपको वो चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप खुद के लिए फोटोग्राफी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्विपमेंट के लिए ऊपर मैं बाद में आऊँगा। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं और आप रेगुलरली सर्व कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को, तो आपको टेक्निकली
पूरी तरह से Sound परफेक्ट होना पड़ेगा। थोड़ा बहुत भी नहीं, पूरी तरह से परफेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट किसी भी तरीके से नई पुरानी कुछ भी हो सकती सर यहाँ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अब कंट्रीज़ में ये देखा गया है ग्रामीण एरिया में कि कोई व्यवसाय नहीं मिल पा रहा है, लड़का ग्रेजुएट हो चुका है, वो देखता है कि आसपास के गांव में कोई फोटोग्राफर नहीं है जी। और वो एक कैमरा जैसे जुगाड़ करके खरीद लाता है और वो एक फोटोग्राफर बन जाता है। तो ये जो चीज़ है, क्या ये फोटोग्राफी के लिए ठीक है या वो रोजगार के लिए कर रहा है? बहुत से ऐसे फोटोग्राफर मेरे साथ रोज जुड़ते हैं, कुछ अच्छे फोटोग्राफीज़ के पोर्टल्स भी ऑनलाइन हैं, वहाँ हम देखते हैं कि वो बस एक क्लिक मिल गया और कुछ 100-200 लाइक, लेकिन वो रोजगार नहीं है। और कुछ रोजगार के लिए बस ये कर रहे हैं, लेकिन वो उसके साथ जजमेंट नहीं कर पा रहे। ये खाली फोटोग्राफी में नहीं, हाँ। ये इंडिया में हर फील्ड में, इवन आप स्कूल के टीचर देख लीजिए, एक बार जॉब लगी उसके बाद पढ़ना बंद कर देते हैं। क्या सृष्टि में क्या इतिहास बनना बंद हो गए? क्या सिर्फ राजा महाराजाओं का इतिहास के अंदर है? डेली इतिहास बनता है, कल की खबर भी इतिहास में है, लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात। तो हम लोगों का एक तो होता है कि मजबूरी में रोजगार बनाना, एक होता है पैशन से रोजगार बनाना, मतलब एम्प्लॉयमेंट। तो मेरा मानना ये है कि ये थोड़ी सी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि हम जिस भी प्रोफेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे ठीक है उस समय हमने किसी स्ट्रगल की वजह से ज्वाइन किया, लेकिन अब उसको इंसाफ दें और उसके बारे में पढ़ें, उसमें और पारंगत हों। जितना आप पढ़ के उसमें प्रैक्टिस करेंगे और जितना अच्छे बनेंगे, उतना आपकी लॉन्गेविटी। बिल्कुल। नहीं तो ठीक है, दूसरा आएगा वो जॉब ले जाएगा, आपकी एक मतलब कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। तो मेरा मानना तो यही कि पहले तो हमको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि वो फोटोग्राफर है भी या नहीं। आप क्या मोटो क्या है? हाँ, आप मोटो क्या है? किस चीज़ के लिए फोटो तो जो वेडिंग के अंदर जो जिसकी वजह से ये सारा आप जो इंसिडेंट बता रहे हैं, ये वेडिंग की वजह से हुआ है। पहले जो हमारे यहाँ पे वेडिंग हुआ करती थी, उसमें बिकॉज ऑफ स्टेज पे जो भी हम, क्योंकि वो क्या था कि Still photography। जितने गेस्ट आए हैं उनका एक डॉक्यूमेंटेशन ले लो, हमारे को एल्बम में मालूम चलना चाहिए कि वो आया है नहीं आया। क्लियर, तो वो एक डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन आज बदल गया है, आज बदल गया जमाना। आज कैंडिडेट से लेके फोटो जर्नलिस्टिक स्टाइल में वेडिंग शूट होने लगी है। एंड आजकल के जो कपल्स हैं वो खुद अपनी वेडिंग के लिए फोटोग्राफर चूज कर रहे हैं, पेरेंट्स नहीं कर रहे हैं। पहले पेरेंट्स होते थे, फैमिली फोटोग्राफर्स होते थे। बजट कितना नहीं, पहले तो फैमिली फोटोग्राफर कि भाई वो अपने उसको रामलाल को बुला लेना, घर में वेडिंग है, उसको बुक कर दो। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, जो ब्राइड ग्रूम को तो बेचारों को मालूम भी नहीं होता था कि फोटोग्राफर कौन है। आज ब्राइड ग्रूम को ही मालूम होता है, पेरेंट्स को नहीं मालूम होता। पेरेंट्स को तब मालूम चलता है जब पेमेंट करना होता है। पेमेंट करना तो ये बहुत बड़ा चेंज आया है। तो नेचुरली अब जो रिक्वायरमेंट है वो गूगल बेस्ड है। जो भी लोग गूगल पे देखेंगे किस तरीके की तस्वीरें बन रही है, आजकल का ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग फोटोग्राफर चूज करेंगे। तो जो लोग नहीं सक्सेसफुल हो रहे हैं वो अपने आप बाहर हो जाएंगे। थोड़े दिनों बाद उनको काम मिलना बंद हो जाएगा, या फिर वो उतना ही लेवल का काम कर पाएंगे जो आज तक वो कर रहे हैं। उनकी ग्रोथ लिमिटेड हो जाएगी। तो अगर फोटोग्राफर को सक्सेसफुल होना है, तो जैसे अब मैं इक्विपमेंट पे आऊँगा, तो जब तक वो नॉर्मल काम कर रहा है, नॉर्मल इक्विपमेंट उसके लिए सफिशिएंट है। जरूरी नहीं उसको ज़्यादा इक्विपमेंट में ध्यान देने की, क्योंकि उसका काम चल रहा है और नए वो इतना चार्ज कर पा रहा है कि उसको इक्विपमेंट बार बार चेंज करने चाहिए। बट जैसे आप एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर होते हो एंड मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग काम करते हो, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आपको इक्विपमेंट चेंजेस बिल्कुल रेगुलरली करने पड़ेंगे। आपको एक स्टेप अहेड रहना पड़ेगा। और दूसरी बात जो ये डेप्रिशिएट होती है वैल्यू, ये उनकी होती है सबसे ज़्यादा जो लास्ट में इक्विपमेंट खरीदते हैं। जो भी समझदार आदमी होता है वो लॉन्च होते ही खरीदता है। लॉन्च होते ही अगर आप कोई भी इक्विपमेंट लेंगे तो उसकी आप पूरी लाइफ को यूज़ करेंगे। उसके मतलब आप उसको अगर सपोज कीजिए आज एक कैमरा लॉन्च हुआ 5 लाख का है एंड वो 2 ईयर्स तक आप उसको यूज करते हैं, देन वो 2.5 लाख का बिकता है। तो आपने उसका पूरा लाइफ स्पान यूज किया है। अब आप उसको एंड 1.5 साल बाद खरीद रहे हैं, तो ओनली 6 मंथ्स का सेम वैल्यू डेप्रिशिएट हो। तो इसलिए बेटर है एक स्टेप आगे। बहुत बहुत शुक्रिया। यात्रा वृतांत में आज हम यहीं पर रुकेंगे और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उमेश भाई का कि आपने बहुत ही सजीवी भाषा में और सरल भाषा में आपने फोटोग्राफी क्या है वो बताया। और बहुत बहुत शुक्रिया पूजा मैडम, एक सोलो राइडर के रूप में आपने जो पहचान बनाई है, हम JIPL के इस मंच से आपका बहुत बहुत साधुवाद व्यक्त करते हैं। पूजा जी, आपके उस 2017 की रैली में मैं ऑफिशियल था।
मैं मोटर स्पोर्ट से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सोच भी नहीं कि सबको दे मैं आप आए थे ना तब मैंने बताया ना, बिकॉज फोटोग्राफी ट्रैवलिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल को गाड़ियों से जोड़ना। तो मैं 2005 से लेके 2015 तक तो डेजर्ट स्टॉर्म का ऑफिशियल रहा हूँ, एंड उसके बाद में मैंने आगरा ताज रैली वगैरह सब करी। बहुत अभी लास्ट 3-4 ईयर से यस अभी यस लास्ट 2017 में मेरे को मालूम है, वहीं से फिर मैं बनारस गया था। यही JIPL की खासियत है कि हम पूरे देश से कहीं ना कहीं ऐसे चुनिंदा सितारे लेके आते हैं जो साथ में काम भी किए हुए होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप Thank you. सभी का, आप Thank you सभी very यहाँ much. पधारे JIPL के